प्रोफेसर हेंस वेस्लर जी, आपको नींद आ रही थी बीच में, इसलिए मैंने पहले आपका नाम लिया। चली गई। और इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा कि मैं ज्यादा न बोलूं। मेरा सारा समय तो ले लिया है इन्होंने, क्योंकि 7 बजे समाप्त करना था, 7 से आगे चल रहा हूं मैं। प्रोफेसर अन्नपूर्णा जी, प्रोफेसर विष्णु सरवदे, प्रोफेसर अच्युतन जी, मोनिका ब्रोवस्की, उनको मैंने वादा किया था कि कम से कम बोलूंगा, तो मैं वादा निभाऊंगा। अलेक्सेंड्रा कैंसोलोरो जी, विजय कुमार जी, प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी, जिनको मैं इससे पूर्व भी सुन चुका हूं, हरिराम मीणा जी, कवल भारती जी, वंदना टेटे जी, और यहाँ उपस्थित अन्य विश्वविद्यालयों से उपस्थित सारे विद्वज्जन और छात्रगण, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और अपनी बात कितनी संक्षेप में कर सकता हूं ध्यान रखूंगा। यहाँ अग्रिम पंक्ति में जो बैठे हैं लेखक, इनको हम लोग पढ़ चुके हैं, इन्हें पढ़ा चुके हैं, और विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम की तैयार किया जा रहा था, तो दलित साहित्य पर जो पाठ्यक्रम तैयार किया, उसमें इनकी पुस्तकें भी, उनके विषय में भी हमने अपनी बातें रखी थी। पहले मैं इन बातों का थोड़ा सा, यहाँ जो प्रस्तुत हुए आलेख, एक एक पंक्ति में केवल थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि डॉक्टर कोयल विश्वास जी, जिन्होंने एक बात रखी थी कि छात्रों को पता नहीं होता दलित जीवन के विषय में, ये बिल्कुल सही बात कही है आपने। अलग अलग तबकों से हमारे छात्र आते हैं, और मेरे साथ भी ये कई बार घटित हुआ कि दलित साहित्य पढ़ाते समय जब मैंने पढ़ाया और उन्होंने दलित साहित्य की कुछ पुस्तकें पढ़ी और मेरे पास आए, जैसा उन्होंने उल्लेख किया, मैं भी कर सकता हूं कि ब्राह्मण वर्ग के छात्र भी थे, सभी वर्गों के छात्र थे। वे आए और जिन्होंने कभी दलित जीवन जिया नहीं था, जीने की बात तो बहुत दूर है, देखा भी नहीं था। एमफिल की छात्रा मुझसे कहती है, जो लखनऊ से थी, और उसने कहा कि ये प्रथा हो ही नहीं सकती कि कोई किसी का मैला उठाकर अपने सिर पर ढोता है, ये हो नहीं सकता, ये सारी काल्पनिक चीजें हैं। बाकी और भी बहुत सारी, माने जानवर, मरे हुए जानवरों को खींचना और बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं, ये अब उन्हें, माने दलित जो व्हाइट कॉलर हो गए, उनको भी घिन आती है उस बात से कि कैसे ये लोग इस तरह से घिनौना लिख सकते हैं। जिन्होंने भोगा है, देखा है, वो तो अवश्य उसमें लिखेंगे ही। और मुझे वेस्लर जी का उल्लेख करना पड़ेगा और एक बार, कि केवल हिंदी भाषा तक में सीमित नहीं है। मुझे लगा था कि भारत में ही कुछ लोग हिंदी दलित साहित्य पढ़ना नहीं चाहते, उसका दायरा जरूर सीमित है, सवर्ण उसको बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन देख रहा हूं कि विदेशों में भी उस पर पढ़ाई हो रही है दलित साहित्य पर। जैसे कभी ब्लैक लिटरेचर पर बात हुआ करती थी कि निग्रो साहित्य पर लिखा जाता था, उसकी बात सारे विश्व में पढ़ी जाती थी। उसी प्रकार से दलित साहित्य भी और आदिवासी साहित्य भी आज विदेशों तक पहुंच गया और उस पर अध्ययन हो रहा है। बड़े गर्व की बात है हमारे लिए, और ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये बात पहुंचेगी नहीं लोगों तक, तब तक समानता किस तरह से स्थापित होगी। क्योंकि गौतम बुद्ध हो, चाहे चारवाक हो, चाहे कबीर हो, चाहे राजर्षि शाहू महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तो सबसे बड़ा नाम है उसमें, सावित्रीबाई फुले हो, महात्मा फुले हो, और सुदूर दक्षिण के तमिलनाडु के पेरियार जी, ये इन्होंने जो समता स्थापित करने के लिए ये सारी बातें उठाई है, वास्तव में उसको तो सबने पढ़ना चाहिए। दलित साहित्य केवल दलित लोगों ने नहीं पढ़ना चाहिए, दलितों का दलितों द्वारा और दलितों के लिए साहित्य लिखा जाता है, इस तरह से कुछ लोग कहते हैं,
मुझे लगता है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे सवर्णों ने पढ़ना चाहिए पहले तो, और याद करना चाहिए कि हमारी पिछली पीढ़ियों में क्या क्या अत्याचार किए हैं, और फिर ये बात करनी चाहिए यहाँ। तो कोयल विश्वास जी की बात बिल्कुल सही है कि कई छात्र हैं, इसीलिए दलित साहित्य जो है पाठ्यक्रमों में होना ही चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इतिहास क्या है दलितों का, और वे भी भारतीय है, यहाँ के समाज का हिस्सा है, तो उसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर राठौड़ जी ने शिक्षा नीति की बात की, और हर भाषा की ओर ध्यान देना आवश्यक है, इस तरह से उन्होंने बात कही है। मैं समझता हूं कि इतनी विविधता वाला देश विश्व में शायद ही होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अमृता प्रीतम जी ने अपने एक उपन्यास में लिखा था कि जो केले की पात पात में पात, जो केले की पात पात में पात, जो कवियों की बात बात में बात, जो गधे की लात लात में लात, क्यों हिंदुओं की जात जात में जात। इस तरह से जितनी जातियां हैं, ये एक विविधता हुई जाति की। खान पान की विविधता, वेशभूषा की विविधता इतनी भारत में है, तो भाषा की विविधता कितनी होगी ये समझिए आप, कि 4-4.5 हजार भाषाएं, हर भाषा की ओर ध्यान देना बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर यह कार्य हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। कौशल पटेल जी ने संविधान पर बात की, बाबूराव बागुल पर बात की, दया पवार पर भी बात की उन्होंने। महाराष्ट्र का दलित साहित्य मुझे लगता है भारत में सर्वप्रथम आया था मराठी में, और इसलिए बाबूराव बागुल और दया पवार बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने बचपन में इनको पढ़ा है। बाबूराव बागुल जी के साथ 10-15 वर्ष कार्य करने का मौका मिला। उनकी कहानियों को अनुदित करने का भी मौका मुझे मिला और प्रकाशित भी हुआ है, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण मुझे आगे कार्य करने का, क्योंकि समग्र बाबूराव बागुल इस तरह से मैं अनुदित करने वाला था, और उनकी मृत्यु होने के बाद तो मानो घर वालों का हाथ हो गया उन पर, और उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते, उसके लिए रॉयल्टी कहां से देंगे और क्या देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरा नाम भी मत रखिए उसमें, लेकिन मैं अनुवाद करूंगा बाबूराव बागुल जी के लिए, लेकिन वो संभव न हो सका आज तक कम से कम। और दया पवार जी की बेटी तो हमारे साथ ही पढ़ती थी, तो उनके बारे में भी जानता हूं। और दलित साहित्य जो इन्होंने लिखा, नामदेव ढसाल ने लिखा, तो मैं एमए में पढ़ रहा था, तो हमारी एक शिक्षिका थी, आदरणीय शिक्षिका थी, उन्होंने कहा कि आज तक मैंने दलित साहित्य पढ़ा नहीं, तब दलित साहित्य पाठ्यक्रमों में नहीं लगा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे नामदेव ढसाल पढ़ना है, क्योंकि काफी चर्चा चल रही है नामदेव ढसाल की। तो मैंने, क्योंकि वो तो क्रांतिकारी थे, आप जानते हैं सभी कि किस तरह से कि सर्वधर्म ग्रंथांची पाने फाड़ून, वो अब आगे की बातें मैं यहाँ नहीं बोल सकता, आप जानते कि सारे धर्म ग्रंथों की पृष्ठ फाड़कर उसका इस्तेमाल क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें तो हम चर्चा करते थे एमए में कभी। तो मेरी शिक्षिका, उन्होंने कहा कि मुझे नामदेव ढसाल पढ़ना है, मैंने लाकर दी उनको, तुझी यथा कंची लाकर दी उनको। दूसरे दिन मैडम लेकर लौटा दी उन्होंने, बोले नहीं पढ़ सकती मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये पढ़ने लायक नहीं है, इसमें अश्लीलता है, नग्नता है, और बिल्कुल इस तरह से है, ये विभत्स है सारा, तो हम नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा मैडम, बोले मैंने एक कविता पढ़ी उसमें से, मैंने कहा अभिधा लक्षणा व्यंजना पढ़ाती है, ये अभिधात्मक बातें नहीं है, ये बहुत गहरी बातें हैं, इनको केवल उस तक मत समझिए, क्योंकि जो जहां रहता है, जो वेश्यालयों में रहेगा तो वेश्यालयों की बात ही करेगा, वो बात करेगा, उसमें से जो बात निकलेगी उस बात को समझना चाहिए आपको। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ सकती। तो रेणु का भी उल्लेख किया इन्होंने, कौशल पटेल ने। मेरा शोध का विषय रेणु जी ही रहा था, और मैंने विषय लिया था कि फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्य में वर्ण संघर्ष एवं वर्ग संघर्ष, और बड़ी सराहना मिली, और पोस्ट डॉक्टरल भी यूजीसी की तरफ से मुझे उसके आगे, क्योंकि
जो उसी से संबंधित एक विषय था, उससे मुझे पोस्ट डॉक्टरल भी मिला था। मैं सोचता था कि रेणु यदि दलित साहित्य लिखते, माने दलित जीवन पर लिखते, तो बहुत बहुत बढ़िया लिखते हो, क्योंकि लेखन कला में बहुत माहिर थे रेणु। लेकिन उन्होंने बीच बीच में थोड़ा उसके विषय में लिखा है। दत्ता कोल्हारी जी ने भी जल जंगल जमीन की बातें की है, उन्होंने आदिवासी जीवन की बात की है। मेरे मित्र निवृत्ति लोखंडे जी, उन्होंने आदिवासियों की समस्याएं, दलित आदिवासी विषयों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये तो मैंने भी कहा कि पहले हर विश्वविद्यालय में ये विषय होना चाहिए और उसे पढ़ाया जाना चाहिए। पी हरिप्रसाद जी ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की उन्होंने बातें की है और सुंदर कविता प्रस्तुतिकरण किया। डॉक्टर वेंकट धरासुरे विमुक्त और घुमंतु जनजातियों, बहुत सुंदर विवेचन किया उन्होंने कि क्रिमिनल ट्राइब जो है, और लक्ष्मण गायकवाड़ पर उन्होंने लिखा है, तो बहुत सुंदर वे लेखक, तो उनको तो पढ़ना चाहिए। लक्ष्मण गायकवाड़ को शायद अनुवाद भी उनका हुआ है, वह अनुवाद भी लोगों के सामने आना चाहिए। डॉक्टर संदीप कुमार, सर्वसमावेशक रहा उनका आलेख, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ही पर्चियां लिख रहा था दूसरों के लिए कि जल्दी समाप्त कीजिए, 2 मिनट में समाप्त कीजिए, 5 मिनट में, लेकिन खुद बहुत सारा समय लिया उन्होंने कहा कि अभी आधा घंटा बचा है उनके लिए। माने अध्यक्ष तो यहाँ है ही नहीं, उनको नकार दिया कि अध्यक्ष यहाँ बैठा नहीं है, तो मैं ही पूरा समय ले लूंगा। लेकिन पर्चा बहुत अच्छा था उनका। और जयप्रकाश नांगला जी की बात पर आऊंगा, जिस पर विवाद भी थोड़ा हो गया था, तो नांगला जी को भी बताना चाहूंगा। उन्होंने आर्य अनार्य की बात की। ये तो अभी बहुत बड़ा विषय है आर्य और अनार्य का, उस पर बहुत चिंतन की आवश्यकता, शोध की आवश्यकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जी ने भी कहा था कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं से आए, यहीं के है। बराबर है, थोड़ी बहुत बात आप डीएनए की कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा शोध का विषय है कि यहाँ क्या खिचड़ी हुई है वो पता चलेगा। लेकिन दलित साहित्य का दायरा दलितों तक सीमित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल क्योंकि भले ही आज वाचन संस्कृति का संकोच हो गया है, पढ़ते नहीं लोग। माने मैं खुद इतना पढ़ने वाला, लगभग 30-35 साल तक मैंने पढ़ाया है और उससे पूर्व पढ़ा है, तो आज भी मैं 4 घंटे में से 1 घंटा पढ़ता हूँ, 3 घंटे में टीवी देखता हूँ और बाकी समय अपने मोबाइल पर लगा रहता हूँ। तो वाचन संस्कृति का संकोच हो चुका है। छात्र आप जानते हैं कि क्या कर रहे हैं कि कुंजियां लेकर पढ़ रहे हैं और परीक्षाएं दे रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक जो यूनिवर्सिटीज है, ये 2 यूनिवर्सिटीज बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज विश्व की, तो उसी में से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये किसी और का ज्ञान उठा के किसी और दूसरे को बराबर पहुंचा रहे हैं वो लोग, तो वो बात अलग है। दायरा वहां तक सीमित नहीं है दलित साहित्य का। दलित साहित्य वास्तव में मानवतावादी साहित्य है, न वह किसी धर्म का पक्षधर है, न किसी वंश का, न परंपरा का। वह केवल दलितों की बात कहता है, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी होने के बावजूद, माने आदिवासी और दलित, फिर भी उनको बहुत भोगना पड़ा है। तो वे उनका चिंतन है और वह लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। वह सीमित कैसे हो सकता है? और केवल दलित केवल उसे पढ़कर क्या उसे आनंद लेंगे? ये आनंद लेने की चीज नहीं है। दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य आनंद लेने की चीज नहीं है। ये चिंतन करने की चीज है कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ, और फिर उस पर बात करनी चाहिए कि ये कैसे दूर किया जा सकता है। ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति का विरोध और अन्य क्या क्या विरोध करने के लिए दलित साहित्य लिखा जाता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, दलितों को दुख पहुंचाया, आदिवासियों को दुख पहुंचाया, उसी का तो नाम लेंगे ना। बाप ने पीटा है, मां का नाम कैसे लेंगे? बाप का ही नाम लेंगे ना कि
बाप ने चाटा मारा है, जानबूझ के मां का नाम क्यों लेना है? तो यहां भी वही बात है कि जिन्होंने हमें तकलीफ दी, हम ब्राह्मणों की बात नहीं करते, ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण हमारे न विरोधी है न शत्रु है, वे हमारी तरह ही भारतीय है और हम उन्हें अपना बंधु ही मानते हैं। दलित आदिवासी सदैव तैयार है सबके साथ रहने के लिए, सहजीवन के लिए, लेकिन जो ब्राह्मणवादी होते हैं वे अलग करते हैं। और आज आप जानते हैं कि आज क्रांति की अवस्था है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्रांति की थी, गौतम बुद्ध ने क्रांति की थी, गौतम बुद्ध की क्रांति के बाद प्रतिक्रांति आई और आप जानते हैं कि श्रमण संस्कृति को मिटा दिया गया है। यहां से अब नाम लेने से फिर से तकलीफ हो जाएगी कुछ लोगों को कि इसने मिटाया, तो वो एक है। तो ये मनुस्मृति का दहन क्यों किया है, सबसे बड़ा प्रश्न है इनके लिए। डॉक्टर बाबा साहब, आप सभी जानते हैं कि भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न कहलाए जाते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और आज विदेशों में उनका डंका बजता है कि सबसे बड़े विद्वान वे यदि मनुस्मृति को पढ़ते हैं और उसे जलाते हैं तो हमें इस बात को सोचना चाहिए, और खास करके नांगला जी को भी सोचना चाहिए कि मनुस्मृति क्यों जलाई गई। अगला आलेख आप ये लिखिए नांगला जी कि मनुस्मृति का दहन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों किया। जैसा कि सामने वाली पंक्ति ने कहा कि आपको पढ़ना चाहिए उसे पहले, और पढ़ना चाहिए तो विवेकहीन होकर नहीं, विवेक की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। ये विवेकाधारित, हाँ जी, मैंने मनुस्मृति पढ़ी भी है और मैंने उसमें उदाहरण भी दिए हैं सारे। मेरा वर्ण संघर्ष और वर्ग संघर्ष था, इसलिए मुझे वो करना ही पड़ा। तो क्योंकि सारा वही से तो आ रहा है ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, ब्राह्मण उससे मुखमासिद बाहु राजन्य कृता गुरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ऐसा क्यों ऐसा कहा गया? ऋग्वेद का थोड़ा सा अध्ययन करिए, पुरुष सूक्त में ऐसा क्यों कहा गया देखिए आप, और फिर बात कीजिए उसके लिए। तो मुझे लगता है कि ये मनुस्मृति का दहन बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ कर किया, और आज जो उन्होंने बात कही वो सचमुच वो बात ठीक नहीं है। एक बार उसका दहन हो चुका है तो कोई उठाकर उसे जलाए, सिगरेट फूके उससे, ये बातें उकसाने वाली है, ये बातें उकसाने वाली है। ये ऐसे लोगों द्वारा की जा रही है जो समाजों में टकराव चाहते हैं, दंगे चाहते, फसाद चाहते, ऐसे लोगों द्वारा किया गया है। मैं तो बिल्कुल उसका विरोधी हूं, और इसलिए ये होना नहीं चाहिए। दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य, या आदिवासी जीवन और दलित जीवन जो गांव में है और शहरों में है, इसकी भिन्नता को पहचानना चाहिए मुझे लगता है। अब पिष्ट पेशन नहीं होना चाहिए कि हम पर कितना अत्याचार हुआ, तो इस पर सूक्ष्मता से ध्यान देने की आवश्यकता है कि अब जो नया दलितत्व या अछूत मानने की परंपरा जो शुरू हुई है अभी, कि आप देखते हैं कि शिक्षा संस्थाओं में भी है, सारी किस तरह से किसी व्यक्ति को, किसी प्राध्यापक को, किसी छात्र को कुछ ऐसी बातों से वंचित किया जाता है जिससे वो परेशान हो जाए। तो वो अपने सोचने की बात है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता, और ये बहुस्तरीय है। सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करना चाहिए और सबके सामने रखना चाहिए, क्योंकि हम केवल ग्रामीण दलितों की बात करते, ग्रामीण आदिवासियों की बात करते। आदिवासी वास्तव में वर्ण व्यवस्था में है ही नहीं, वे तो पंचम वर्ण है, वे पंचम वर्ण है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है आपको पता है, हिंदू में समाविष्ट किया जा रहा है उनको खींच कर। वे कभी हिंदू थे ही नहीं, लेकिन उनको समाविष्ट किया जा रहा है, तो उसकी भी बात करनी चाहिए। तो अधिक बोलना अध्यक्ष के लिए उचित नहीं है। यहाँ जो बैठे थे संयोजक मेरे मित्र, तो उन्होंने पहले भी कहा था कि ज्यादा बात नहीं करनी, केवल किसी ने क्या कहा है उतना ही कहना और निकल जाना है। लेकिन मैं अपना मोह संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि और कहता जाऊं।